चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 पर बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 पर। अगर हम इसके एक्ट नंबर की बात करें तो ये 2023 का 47वां एक्ट है। कौन सा एक्ट है? 47वां। 2023 का 47वां एक्ट है। अगर इसकी बात करें कि इसे राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, तो ये तारीख है 25 दिसंबर 2023। किस तारीख को राष्ट्रपति ने अपने सिग्नेचर किए थे इस पर? 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इस पर अपने सिग्नेचर किए थे। अब हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उद्देश्य की। जब हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये है। क्या है उद्देश्य? ये है, ये क्या करती है? जो साक्ष्य के साधारण नियम है, साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांत हैं, साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांत हैं, उन्हें इकट्ठा करती है, कंसोलिडेट करती है या समेकित करती है। साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांतों को इकट्ठा करती है और उनका उपबंध करती है। ये दो काम करती है। पहले तो इसने जो साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांत थे उन्हें इकट्ठा किया, फिर उन्हें इस अधिनियम के द्वारा प्रोवाइड कर दिया। और ऐसा ये क्यों करती है? ऐसा ये इसलिए करती है ताकि निष्पक्ष विचारण हो सके। कैसा हो सके? निष्पक्ष विचारण। यानी ये निष्पक्ष विचारण हो सके, इसके लिए जो साक्ष्य के साधारण नियम और सिद्धांत हैं उन्हें समेकित करती है और उसके साथ ही उन्हें प्रोवाइड करती है, यानी उनका उपबंध करती है। आगे एक बात और बताई गई है कि भारत के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में बनाया गया। कौन से वर्ष में? 74वें वर्ष में बनाया गया था संसद ने इसे। जब भारत अपनी आज़ादी के 74वें वर्ष में था तब इसे संसद ने बनाया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी धारा 1 पर बात करेंगे। धारा 1 जो है वो संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ से संबंधित है। किससे संबंधित है? संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ से संबंधित है। धारा 1 में 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। 1, 2 और 3, ये 3 भाग हैं इसमें। पहले भाग में क्या है? धारा 1 के पहले भाग में कहा गया है कि इसका संक्षिप्त नाम भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 है। इसका संक्षिप्त नाम क्या बताया गया है? इसका संक्षिप्त नाम भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 बताया गया है। अब दूसरे भाग में अगर इसकी बात करें तो ये इसके लागू होने से संबंधित है। लागू होने से संबंधित है। किससे संबंधित है? लागू होने से। अब क्या कि हाँ, कहाँ लागू होता है ये? पहली बात तो ये किसी न्यायालय में लागू होता है। किस में लागू होता है? न्यायालय में। या जो न्यायालय के सामने जो कार्यवाहियाँ चल रही होती हैं उनमें लागू होता है। दो चीज़ें हो गई, एक तो न्यायालय में लागू होता है, एक न्यायालय के सामने जो कार्यवाहियाँ चल रही होती हैं उन पे ये लागू होता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, क्या जो सेना न्यायालय होते हैं उनमें जो कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं उन पर ये लागू होता है या नहीं? हाँ, आगे इसमें यही बताया गया है कि सेना न्यायालय के अंतर भी, सेना न्यायालय भी न्यायालय के अधीन आते हैं, इसलिए उनमें जो कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं उन पर भी ये लागू होता है। अगली बात ये है कि ये कहाँ लागू नहीं होता है। यानी पहली चीज़ तो ये न्यायालय में लागू होता है या न्यायालयों के सामने जो कार्यवाहियाँ चल रही होती हैं उन पर ये लागू होता है। फिर पूछा गया है कि किस पर लागू नहीं होता। अगर आप न्यायालय में कोई शपथ पत्र देते हैं या किसी अधिकारी को कोई शपथ पत्र देते हैं तो वहाँ ये लागू नहीं होता, वहाँ ये लागू नहीं होता। और कहाँ लागू नहीं होता? यदि कोई कार्यवाही, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में चल रही है तो उस पर ये लागू होता है, लेकिन यदि वही कार्यवाही किसी मध्यस्थ के सामने चल रही है तो उस पर ये लागू नहीं होता है। यानी दो जगह आपको अब तक पता चला कि ये दो जगह लागू नहीं होता। अगर आप कहीं भी कोई शपथ पत्र दे रहे हैं तो वहाँ लागू नहीं होगा। साथ ही आप कहीं पर मध्यस्थ के सामने कोई कार्रवाई चल रही है उस पर लागू नहीं होता। कहाँ लागू होता है? न्यायालय में अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो उस पर ये लागू होता है या न्यायालय में लागू होता है। सभी न्यायालयों में जो कार्रवाई चलती है, सेना न्यायालयों की कार्रवाई पर भी लागू होता है। अगला तीसरा इसका खंड है, तीसरे तारीख में बताया गया है, तीसरे खंड में ये कब से लागू होगा।
तो पहली बात बता रहा है कि केंद्रीय सरकार इसे लागू करेगी। कौन करेगी? केंद्रीय सरकार। क्या करेगी? वो जो राजपत्र है, राजपत्र में वह नोटिफिकेशन जारी करेगी। केंद्र की सरकार राजपत्र में, भारत के राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करेगी, अधिसूचना। और जो नोटिफिकेशन जारी करेगी, उस नोटिफिकेशन में एक तारीख का निर्णय करेगी, एक तारीख निर्धारित करेगी। इसी नोटिफिकेशन में एक तारीख निर्धारित करेगी, उसी तारीख से ये अधिनियम लागू होगा। अब मैं पूछना चाहूँ, क्या सरकार ने इसके लिए कोई तारीख निर्धारित की है? यस, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल 2024 की तारीख निर्धारित की थी केंद्र सरकार ने, और इस तारीख से यह अधिनियम लागू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्या एक बार फिर देख लें इस धारा को? एक बार फिर देख लीजिए। धारा 1 के 3 खंड थे। कितने खंड थे? 3। पहले खंड में क्या बताया गया था? पहले खंड में बताया गया था इसका संक्षिप्त नाम। पहले खंड में क्या बताया गया था? इसका संक्षिप्त नाम। क्या था इसका संक्षिप्त नाम? भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023। दूसरे खंड में क्या बताया गया था कि ये कहाँ कहाँ लागू होगा, कहाँ कहाँ लागू होगा। तो पहली बात तो इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि ये किसी न्यायालय में लागू होगा, किसी भी न्यायालय में लागू होगा। उसकी किसी भी न्यायालय के समक्ष की सभी न्यायिक कार्रवाइयों, जो जुडिशल प्रोसीजर होंगे, उन सभी पर लागू होगा। क्या ये सेना न्यायालय पर भी लागू होगा? सेना न्यायालय पर भी लागू होगा। उसके साथ ये किसी न्यायालय को या अधिकारी को अगर शपथ पत्र दे रहे हैं तो उस पर लागू नहीं होगा। उसके बाद मध्यस्थ के समक्ष अगर कोई कार्यवाही चल रही है तो उस पर भी लागू नहीं होगा। तीसरी बात है कि इसे लागू कौन करेगी? तो इसे केंद्र की सरकार लागू करेगी। कैसे लागू करेगी? राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करके, और उस नोटिफिकेशन में एक तारीख का निर्धारण करेगी, उसी तारीख से ये लागू होगा। तारीख कौन सी है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से ये लागू होगा। आगे बढ़ते हैं, धारा 2 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 को 2 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 2 खंडों में। धारा 2 के 2 खंडों में बांटा गया है। पहले खंड में लगभग 12 शब्द या पद हैं ऐसे, उन्हें परिभाषित किया गया है। पहले खंड में तो 12 शब्द या पदों को परिभाषित किया गया है। पहले खंड में लगभग 12 पद या शब्द हैं, इन्हें परिभाषित किया गया है पहले खंड में। अब कौन कौन से शब्द या पद हैं उन्हें जिन्हें परिभाषित किया गया है, उन्हें बता दीजिए। उन्हें देख लेते हैं, उन्हें कैसे परिभाषित किया गया है ये भी देख लेते हैं। तो पहला शब्द सबसे पहला जो आता है वो न्यायालय आता है। क्या आता है? न्यायालय। और न्यायालय में क्या क्या आता है? ये कह रहे हैं न्यायालय में क्या क्या आता है। देखिए, जितने भी न्यायाधीश होते हैं वो सब न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। सभी न्यायाधीश। और कौन आते हैं? मजिस्ट्रेट। जितने भी न्यायाधीश होते हैं और जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं वो सभी न्यायालय के अधीन आते हैं। किस में आते हैं? न्यायालय के अधीन या न्यायालय में आते हैं। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं। दूसरी एक चीज और आती है, विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जो व्यक्ति विधि ने साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किए हैं वो व्यक्ति आते हैं। यानी 3 हो गए। कौन कौन हो गए? पहली चीज तो हो गया सभी न्यायालय हो गए। पहली चीज कौन हो गए? सभी न्यायालय हो गए। दूसरी चीज मजिस्ट्रेट हो गए। पहली चीज न्यायाधीश हो गए, दूसरी चीज मजिस्ट्रेट हो गए, तीसरी चीज हो गई ये साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। ये 3 लोग हैं। ऐसे कोई व्यक्ति जिनके लिए कानून ने साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए सक्षम बनाया है तो वो व्यक्ति भी न्यायालय के अधीन आते हैं। अब अगली बात आती है कि क्या कौन न्यायालय में नहीं आता? कौन न्यायालय में नहीं आता? तो इसमें लिखा हुआ है मध्यस्थ के सिवाय। मध्यस्थ के सिवाय यानी मध्यस्थ न्यायालय में नहीं आता। मध्यस्थ न्यायालय में नहीं आता। अगर आप इसे देखेंगे, दोबारा देख लेंगे इसे हम,
तो इसमें क्या चीज़ आई सामने, न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आए, 3 आए, 3 लोग आते हैं और एक नहीं आता है। आता कौन नहीं है, मध्यस्थ तो नहीं आता है, मध्यस्थ नहीं आता है। उसके बाद कौन आता है, न्यायाधीश आता है, न्यायाधीश तो न्यायालय में आता है, मजिस्ट्रेट न्यायालय में आता है, और वो व्यक्ति जिसने विधि ने साक्ष्य लेने के लिए सक्षम किया है, कलेक्ट करने के लिए, वो व्यक्ति न्यायालय में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं निश्चायक सबूत के लिए, किसे देखते हैं, निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत के बारे में क्या बात करेंगे। निश्चायक सबूत में कहा है कि क्या कहा है, निश्चायक सबूत में, निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को, किसके लिए, एक तथ्य के लिए, ये एक तथ्य है, और किस अधिनियम ने, इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का, किसी अन्य तथ्य का, ये अन्य तथ्य है, किसी एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया है। क्या किया है, निश्चायक सबूत घोषित कर दिया। मान लीजिए एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया, किसने, इसी अधिनियम ने। इस अधिनियम का मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने। तब वहाँ अगर उनमें से एक तथ्य साबित हो जाए, अब उनमें से एक तथ्य को साबित कर दिया गया, तो दूसरे तथ्य का क्या होगा, तो दूसरा तथ्य स्वतः ही साबित हुआ मान लिया जाएगा, तो दूसरा तथ्य स्वतः ही साबित हुआ मान लिया जाएगा। और न्यायालय, अब कोई तीसरा व्यक्ति आए और वो कहे कि इस चीज़ को मैं ना साबित करता हूँ के लिए साक्ष्य दे सकता हूँ, तो न्यायालय उस व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए अनुमति नहीं देगा। न्यायालय कहेगा कि मैं नहीं, ये वो, मान लीजिए ये एक, ये क्या है, ए, और ये है बी। अब ये एक दूसरे के निश्चायक सबूत है, एक दूसरे के निश्चायक सबूत है। ए साबित हो गया, ए क्या हो गया, ए हो गया साबित। अब तो बी क्या हो जाएगा, बी भी साबित हो जाएगा, बी भी साबित हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति कहे कि ना मैं बी के लिए ना साबित कर सकता हूँ, ना साबित कर सकता हूँ, तो न्यायालय इसके लिए एविडेंस, ये और कहे मेरे पास एविडेंस है ऐसा, तो न्यायालय कहेगा नहीं, हम आपके एविडेंस को स्वीकार नहीं करेंगे, और न्यायालय उस एविडेंस देने के लिए उसे सक्षम नहीं करेगा, अनुमति नहीं देगा, उसके उस एविडेंस देने के लिए अनुमति नहीं देगा। ये इस निश्चायक सबूत वाले तथ्य में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है ना साबित। कौन सी चीज है, ना साबित। ना साबित है क्या, तथ्य के संबंध में ना साबित से अभिप्रेत है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात तथ्य, कोई तथ्य साबित है या ना साबित है या साबित नहीं हुआ, 3 शब्द हैं। पहला है ना साबित, साबित नहीं हुआ और साबित। इन तीनों शब्दों को देखें तो पहली चीज़, अगर कोई न्यायालय किसी तथ्य पर विचार कर रहा है और विचार करने के बाद ये मान ले न्यायालय कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तो वह ना साबित माना जाता है। एक दूसरी परिस्थिति और है कि उसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में कोई सामान्य ज्ञान वाला आदमी, सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति ऐसे कार्य करे कि उस चीज़ का अस्तित्व नहीं है, तब भी उस चीज़ को ना साबित माना जाता है। अब साबित में ये है कि इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो न्यायालय के सामने तथ्य आए हैं उन पर विचार करने के बाद न्यायालय ये मान ले कि इस तथ्य का अस्तित्व है, तो उसे साबित माना जाता है, उसे साबित माना जाता है। और इसी प्रकार उसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में कोई अन्य व्यक्ति ऐसे कार्य करे, सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति इस प्रकार कार्य करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, तब उसे साबित हुआ मान लिया जाता है। अब एक तीसरा शब्द और है जिसे साबित नहीं हुआ कहते हैं। अगर कोई तथ्य ऐसा है जो ना तो साबित हुआ है और ना ही ना साबित हुआ है, ना ही तो वह साबित हुआ और ना ही ना साबित हुआ, तो इस स्थिति में उस तथ्य को साबित नहीं हुआ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, साबित नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। ना साबित दस्तावेज की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, दस्तावेज। दस्तावेज क्या होता है, दस्तावेज कोई विषय होता है। क्या होता है दस्तावेज, कोई विषय, और ये किसी पदार्थ पर
ये विषय क्या होता है, ये किसी पदार्थ पर अंकों, अक्षरों, चिन्हों, अंकों, अक्षरों, चिन्हों, इनमें से तीनों में से किसी एक के द्वारा, इनमें से इन तीनों में से किसी एक के द्वारा, या इनमें से एक से अधिक के द्वारा, या एक से ज़्यादा के द्वारा, एक से दो के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है। मतलब क्या किया गया है, उसे अभिव्यक्त किया गया है, वर्णित किया गया है, या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशायित हो, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशायित हो, जिसका उपयोग किया जा सके। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं। अब क्या है कि जब हम उस शब्द को अभिव्यक्त कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं, या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, तो ऐसा जब हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका हमारा आशय क्या है, उसको एक प्रमाण पत्र के रूप में रखना उसका आशय है कि उसे हम आगे अभिलेख के रूप में उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ दृष्टांत हैं 5-6, इन्हें देख लेते हैं। पहला है लेख दस्तावेज है। लेख दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में कोई एडिटोरियल प्रकाशित होता है, छपता है, तो वह लिखा हुआ, उनके द्वारा लिखा हुआ लेख क्या है, एक दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है। साथ ही मुद्रित, शिला मुद्रित और फोटो चित्र शब्द दस्तावेज है। अगर कोई मुद्रित है, कहीं पर कोई पेंटिंग है, और शिला मुद्रित है, शिला का मतलब पत्थर पे कोई शब्द लिखा हुआ है, या फोटो चित्र शब्द दस्तावेज है। दस्तावेज है, ये सारी चीज़ें दस्तावेज मानी जाती हैं। मानचित्र या रेखांक, अगर किसी जगह का कोई मानचित्र है, मैप है, या रेखांक यानी एक तरीके से नक्शा, ये भी दस्तावेज माना जाता है। धातु पट्ट का मतलब समझ रहे हो? धातु पट्ट और शिलापद उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं। धातु पट्ट का मतलब होता है किसी लोहे की पट्टी पर कोई चीज़ उत्कीर्ण करना, और ऐसा कब होता है? जैसे मान लीजिए नंबर होते हैं, जो गाड़ियों के नंबर होते हैं वो धातु की पट्टी पर लिखे हुए होते हैं, इसलिए जो धातु की पट्टी पर लिखा हुआ वो एक अभिलेख होता है, और उसके आशय क्या होता है कि ये गाड़ी की पहचान के रूप में उपयोग किया जाएगा। अभिव्यक्त किया जाता है गाड़ी का नंबर या गाड़ी का नाम मान लीजिए, तो वह धातु पट्ट है। शिला पर उत्कीर्ण अशोक के अभिलेख सुने हैं आपने, जो शिलाओं पर उत्कीर्ण है, तो वो क्या है? वो दस्तावेज है, वो दस्तावेज के रूप में सुरक्षित माने जाते हैं। व्यंग चित्र दस्तावेज है, यार किसी व्यक्ति का कार्टून बना दिया आपने, तो वह क्या है? कार्टून एक दस्तावेज है। कार्टून क्या है? एक दस्तावेज है। इसके साथ ही ये कह रहे हैं ईमेल, सर्वर लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, यानी ईमेल, सर्वर लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये 3 चीज़ें। यानी सबसे पहले तो क्या? ईमेल, सर्वर लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन में दस्तावेज। अगर इनमें किसी में भी दस्तावेज हैं तो वह भी दस्तावेज माने जाते हैं। मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, ये भी दस्तावेज माने जाते हैं। डिजिटल डिवाइस में संग्रहित वॉइस मेल मैसेज दस्तावेज है। अगर कोई डिजिटल डिवाइस है और डिजिटल डिवाइस में संग्रहित मानी उसमें कोई आपने रिकॉर्ड कर लिया, वॉइस, ऑडियो, मेल दस्तावेज है। कई बार आपने सुना होगा, ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं तो कुछ लोग अपने मोबाइल को क्या करते हैं, उस पर रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, उससे रिकॉर्डिंग पे ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए रख लेते हैं, और इस प्रकार उसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये उसी को कह रहा है, किसी भी डिवाइस में, कोई डिवाइस है और उसमें आपने किसी की ऑडियो अगर रिकॉर्ड कर लिया है तो वह एक दस्तावेज है। वह क्या है? दस्तावेज माना गया है इसमें।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक बार इन्हें और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला साक्ष्य के विषय में बात करता है। किसके विषय में बात करता है? साक्ष्य के विषय में बात करता है। साक्ष्य से अभिप्रेत है, साक्ष्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। साक्ष्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? देखिए, साक्ष्य के अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। साक्ष्य दो तरीके के होते हैं। कैसे? देखिए, पहली चीज़ तो साक्ष्य दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य। दूसरा होता है दस्तावेजी साक्ष्य। और ये जो इसका खंड है साक्ष्य से संबंधित, इसे इसीलिए दो खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? दो खंडों में। पहले खंड में मौखिक साक्ष्य है और दूसरे खंड में दस्तावेजी साक्ष्य है। अब मौखिक साक्ष्य क्या होता है? मौखिक का साक्ष्य क्या होता है? ये कथन होते हैं। क्या होते हैं? कथन। और किसके द्वारा किए जाते हैं? ये साक्षियों के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? साक्षियों के द्वारा। यानी जो मौखिक कथन है, ये मौखिक साक्ष्य है, वो साक्षियों के कथन है, साक्षियों के कथन है। और ये कथन किससे संबंधित होते हैं? न्यायालय के अधीन तथ्य के विषयों के, जो न्यायालय के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में होते हैं। तथ्य के जो विषय हैं उनके संबंध में साक्षियों से अनुमति देता है या अपेक्षा करता है। यानी न्यायालय के सामने किए गए कथन है और किसके द्वारा किए गए हैं? साक्षियों ने किए हैं, तो वह कथन साक्ष्य माने जाएंगे। यदि वह जो तथ्य के अधीन जिन तथ्यों की जांच की जा रही है उनसे संबंधित हैं, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिए गए कथन हों, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिए गए कथन हों। अब ये जरूरी नहीं है कि वो मौखिक रूप से दिए गए हों, तो ये मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो ये मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। एक बार दोबारा और देख लीजिए मौखिक साक्ष्य को। मौखिक साक्ष्य और कुछ नहीं है, मौखिक साक्ष्य कथन है। कथन है क्या? मौखिक साक्ष्य क्या होता है? ये कथन होते हैं। किसके कथन होते हैं? साक्षियों के। किसके कथन होते हैं? ये साक्षियों के। जो साक्षी हैं इन्होंने कथन किए हैं। और न्यायालय के जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में, जो न्यायालय के जिन विषयों की जांच कर रहा है उनसे संबंधित होते हैं ये। और किसके द्वारा किए गए होते हैं? साक्षियों द्वारा। कहाँ पर? न्यायालय के सामने। तो ये मौखिक कथन कहलाते हैं। अब दूसरा, इसमें जो दस्तावेजी साक्ष्य की बात हम कर रहे थे, साक्ष्य दो प्रकार के बताए थे हमने। मौखिक साक्ष्य के विषय में तो हमने पहले ही बता दिया आपको। अब दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में बात कर लेते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य क्या होते हैं? दस्तावेजी साक्ष्य ये दस्तावेज होते हैं। एक क्या होते हैं? दस्तावेज होते हैं। और ये न्यायालय के सामने पेश किए गए हैं। वे दस्तावेज जो न्यायालय के सामने पेश किए गए हैं, क्यों किए गए हैं? ताकि न्यायालय उनका निरीक्षण कर सके। और ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में भी हो सकते हैं। अगर कोई दस्तावेज है और वह न्यायालय के सामने पेश किया गया है ताकि न्यायालय उसकी जांच कर सके, तो वह दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। आगे क्या है? तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। आगे है तथ्य से अभिप्रेत है। किसकी बात कर रहे हैं हम? तथ्य की बात कर रहे हैं। तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसे समझिए, ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध। इसमें तीन चीज़ें हैं। वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं की संबंध, कोई वस्तु आती है खुद में, कोई वस्तुओं की अवस्था, कोई वस्तुओं का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। इसी चीज़ को कोई वस्तु है, कोई वस्तु की अवस्था है, कोई वस्तु का संबंध है। तो जो अगर वह उसका ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है,
अगर उस चीज़ का पता हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता चलता है तो वह तथ्य है, वह क्या माना जाएगा, वह एक तथ्य माना जाएगा। जैसे इसके लिए कोई एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो, एक दूसरी चीज़ और है, कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो। अब हम इन चीज़ों को दृष्टांतों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ये इसके 4 से 5 दृष्टांत हैं, इन्हें ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उसने पहले में कहा था कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध। यदि वह बोध इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, यदि हमें उसकी इंद्रियों, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, अगर जैसे आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, इनके द्वारा हमें ये चीज़ें पता चल रही हैं। कितनी हैं? आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इनके द्वारा अगर हमें किसी चीज़ का पता चल जाए तो कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तु की, तो इन उसे हम तथ्य कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? तथ्य कहेंगे। अब देखिए, इसमें पहला है यह कि अमुक स्थान में, अमुक स्थान का मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, तो इस चीज़ का हमें किससे पता चला? हमारी नाक के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ थी जो खुशबू देती है या खुशबूदार है। ये बात हम जनरली समझ सकते हैं, जनरली। आगे क्या है कि अब ये सारी चीज़ें हमें जब पता चल रही हैं तो ये क्या है? ये एक तथ्य है और इसे हम एक तथ्य मान सकते हैं। ये कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, ये एक तथ्य है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि उसने कुछ देखा, तो अगर कोई चीज़ देखी तो इसका ज्ञान उसे कैसे हुआ? उसकी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। उसने कुछ सुना तो किसके द्वारा? कान के द्वारा। तो ये भी एक तथ्य है। अगर कोई चीज़ है जिसका ज्ञान हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सकता है, अगर हम कानों से कुछ सुना कहीं पर, तो ये एक तथ्य है। क्या है? ये एक तथ्य है। अब अगली बात आ रही है, यह है कि किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा। कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था और वस्तुओं का संबंध। वस्तु, अगर कुछ किसी ने कुछ कहा, ये कि किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा, ये एक तथ्य है। ये भी एक तथ्य है। मतलब जब उसने कहा तो किसी व्यक्ति ने उसे उसकी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुना होगा, तभी तो ये हमें पता चला। कहीं पर कोई चीज़ फैली पड़ी है तो उसके बारे में कोई चीज़, कोई वस्तु है, वस्तु की अवस्था, वस्तुओं का संबंध, अगर उनके बारे में हमें पता चल रहा है तो ये एक तथ्य है। अब चौथा है कि ये किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, सुना या देखा, या उसने किसी ने कुछ कहा, सुना, देखा, ये तीनों चीज़ें एक तथ्य हैं। ये तथ्य हैं। आगे क्या है? ये कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है। यह है कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है। अमुक राय का मतलब क्या है? कि एक एक चीज़ को लेके एक से ज़्यादा व्यक्तियों की अलग अलग राय हो सकती है। कैसे हो सकती है एक से ज़्यादा अलग राय? जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति तो गांधी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति गांधी जी को मुस्लिम समर्थक होने के नाते गाली भी देते हैं। ये दो तरीके की है। तो गांधी को कुछ लोग राष्ट्रपिता मानते हैं, कुछ लोग इस बात से आरोप करते हैं। तो अपनी अपनी राय है। अब कोई व्यक्ति कोई अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, यहाँ पर ये भी बात कही गई है, अमुक आशय रखता है, कोई विशेष आशय रखता है। हो सकता हो कि
आशय का मतलब कोई अमुक आशय रखता है। सद्भावपूर्वक कपटपूर्वक कार्य करता है। सद्भावपूर्वक कार्य करता है या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाग में प्रयोग करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी विनिर्दिष्ट समय में या है या था एक तथ्य है। ये क्या है, कोई व्यक्ति ऐसा है। इस लास्ट वाले दृष्टांत को विस्तार से समझने के लिए दोबारा देख लीजिए एक बार से और ज़्यादा ठीक तरीके से। इसमें क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति कोई अमुक राय रखता है, कोई स्पेसिफिक राय रखता है या कोई स्पेसिफिक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक कार्य करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, कब माना जाएगा? अगर कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति, इसकी आईपीसी में एक नकारात्मक डेफिनेशन दी गई है। इसमें कहा गया था, आईपीसी में थी शायद, भारतीय न्याय संहिता में भी है, अगर कोई व्यक्ति उचित सावधानी के साथ कार्य नहीं करता है तो वह सद्भावपूर्वक कार्य नहीं करता है, ऐसा माना जाता है। यह इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति उचित सावधानी के साथ सफिशेंट ज्ञान के साथ कार्य करता है तो वह उसके साथ सद्भावपूर्वक कार्य करता है। अगर कपटपूर्वक कार्य करता है, किसी व्यक्ति को करता है, तो ये भी क्या है, ये भी तथ्य है, ये भी एक तथ्य है। सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है। कोई स्पेसिफिक शब्द है, उसे विशिष्ट भाव में, कोई विशिष्ट शब्द है उसे विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है। जैसे इस शब्द को, ये जो विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको पता होगा, एक बार अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो एक टीवी चैनल की उसमें गए हुए थे, कार्यक्रम में, टीवी चैनल के कार्यक्रम में गए हुए थे। तो वहाँ एक स्पेशल शब्द था, विशिष्ट शब्द था, जिसका नाम था ईमानदार। कौन सा शब्द था? ईमानदार। वो बार बार उस विशिष्ट शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो सामने जो महिला एंकर बैठी हुई थी, वो उस विशिष्ट शब्द का, जब वो ईमानदार कर रहे थे, तो सामान्य रूप से ईमानदार का तो मतलब क्या लगाया जाता है? ईमानदार। लेकिन जब अखिलेश यादव उस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो उस महिला जो एंकर थी, उसने उस विशिष्ट शब्द का अखिलेश यादव के बार बार प्रयोग करने से उसका जो अर्थ लगाया, वो उसने ये लगाया कि मैं ईमानदार नहीं हूँ, या मुझे ईमानदार कह कहकर ये मुझे सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये बेईमान है। तो वहाँ इंटेंशन क्या थी? विशिष्ट भाव में तो उसके संवेदना का बोध होता है, प्रयोग करता है, तो उसका जो अखिलेश यादव का बोध था वो यही था कि आप ईमानदार नहीं हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव ने ये कहा था। तो वो समझ भी रही थी मैडम कि हाँ, इस विशिष्ट शब्द है, लेकिन इसका बोध विशिष्ट है यहाँ पर, यानी जनरली उसका जो प्रयोग किया जाता है उस आशय में अखिलेश यादव उसे प्रयोग नहीं कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उसे किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी विनिर्दिष्ट समय में था। कोई विशिष्ट संवेदना, संवेदना का मतलब क्या होता है? संवेदना का मतलब होता है महसूस होना, महसूस होना। संवेदना का मतलब होता है महसूस होना। संवेदना का मतलब क्या होता है? महसूस होना होता है। अब इसमें क्या है कि कोई किसी व्यक्ति को कोई विशिष्ट, किसी निर्दिष्ट समय पर, कोई स्पेसिफिक टाइम था, उस समय पे उसे कोई चीज़ फील हो रही थी, तो उसे संवेदना कहते हैं, विशिष्ट संवेदना कहते हैं। और इस विशिष्ट संवेदना का अगर उसे फील हो रही थी कोई चीज़, तो ये भी एक तथ्य है। अब मैं आपको लिए तथ्य बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें तथ्य हो सकती हैं। अगर मैं आपको तथ्य बताऊं तो कौन कौन सी चीज़ें तथ्य हो सकती हैं। अगर मान लीजिए एक बात है कि किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, और किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ कहा, सुना या बोला, कुछ सुना, देखा, किसी ने कुछ, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ देखा, ये तथ्य है। दूसरी बात, किसी ने सद्भावपूर्वक काम किया,
अगर किसी ने कपटपूर्वक काम किया, कोई विशिष्ट आशय रखता है, कोई विशिष्ट भाव रखता है, या कोई विशिष्ट शब्द को विशेष भाव में प्रयोग करता है, तो ये सारी चीज़ें तथ्य मानी जाएंगी, ये सारी चीज़ें तथ्य मानी जाएंगी। अब आते हैं हम विवादक तथ्य पे। विवादक तथ्य क्या है? विवादक तथ्य से अभिप्रेत है, विवादक तथ्य से अभिप्रेत है। क्या है विवादक तथ्य से अभिप्रेत? और इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य आता है, क्या आता है इसके अंतर्गत? विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा तथ्य आता है, क्या आता है? जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी अधिकार को, किसी दायित्व को, अगर कोई अधिकार है या कोई जिम्मेदारी है, कोई मान लीजिए कोई अधिकार है या कोई जिम्मेदारी है, या निर्योग्यता के, जिसका किसी बात या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया है, जिसका किसी बात या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया है, या उससे इनकार किया गया है, दो चीज़ें हो सकती हैं। कोई बात या कार्यवाही है, तो इस बात या कार्यवाही में क्या किया गया होगा? कोई अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के विषय में या तो दृढ़ कथन किया गया होगा या इनकार किया गया होगा, अस्तित्व, अनअस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। अब देखिए, इसे दोबारा से समझिए, दोबारा से पढ़िए, दोबारा से समझिए। विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य आता है जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता, अधिकार, मान लीजिए किसी का कोई अधिकार है तो वो उसे मिलना चाहिए, अगर किसी का दायित्व है तो उसे उसका पालन करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। उसके साथ ही कोई निर्योग्यता है, अगर किसी में कोई कमी है तो ये उस कमी का उसे सामने लाना चाहिए। स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता से जिसका किसी बात या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया है, अगर कोई बात या कार्यवाही है, इसमें दृढ़ कथन किया गया है, किसका? कोई अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का, तो किया गया है या उससे इनकार किया गया है। मान लीजिए अगर आप इसे समझेंगे क्या है? कोई बात या कार्यवाही है, ये क्या है? सबसे पहले कोई बात या कार्यवाही, क्या है? बात और कार्यवाही। इस बात और कार्यवाही में क्या किया गया है कि जो अधिकार, दायित्व या नियोग्यता है, अधिकार, दायित्व, नियोग्यता है, इसका क्या किया गया है? दृढ़ कथन, इसका क्या किया गया है? दृढ़ कथन किया गया है। बात या कार्यवाही में अधिकार, दायित्व या नियोग्यता का दृढ़ कथन किया गया है, या क्या किया गया है? या इनकार कर दिया उसने, या तो दृढ़ कथन किया गया या इनकार कर दिया। अब इन दोनों के, अधिकार या इनकार के, दृढ़ कथन के या इनकार के, अस्तित्व है या नहीं है? दो चीज़ें होती हैं, किसी एक का या तो अधिक उसका अस्तित्व होगा या उसका अस्तित्व होगा, या अनस्तित्व, अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है, या प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। अस्तित्व, अस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। अब देखिए यहाँ एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है। स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है? जब कभी कोई न्यायालय, अगर मान लीजिए कभी भी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का दृढ़ कथन किया जाना है या उससे इनकार किया जाना है, वह विवादक तथ्य है। देखिए यहाँ एक चीज़ और बताई गई है। क्या बताई गई है? ये बता रहे हैं, जब कभी भी कोई न्यायालय, कोई भी न्यायालय विवादक तथ्य को, किसके विषय में? कोई ये न्यायालय है और ये विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है। किसके अधीन अभिलिखित करता है? सिविल प्रक्रिया से संबंधित उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है। किसके लिए? विवादक तथ्य को। कौन अभिलिखित करता है? न्यायालय। ये न्यायालय है और ये है विवादक तथ्य। अब इस विवादक तथ्य के लिए
ये न्यायालय क्या कर रहा है, अभिलिखित कर रहा है किसके अधीन, सिविल प्रक्रिया से संबंधित विधि के उपबंधों के अधीन। ये है सिविल प्रक्रिया से संबंधित विधि। इस विधि के अधीन अगर इन विवादक तथ्यों को न्यायालय अभिलिखित कर रहा है तो क्या होगा, अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में तो कर लिया। अब इसके उत्तर में जिस तथ्य का दृढ़ कथन किया जाना है, अब इसके उत्तर में जिस तथ्य का दृढ़ कथन किया जाएगा वो दृढ़ कथन, या उससे इनकार किया जाना, या उस जो दृढ़ कथन करेगा या इनकार करेगा वह विवादक तथ्य है, वह भी विवादक तथ्य है। विवादक तथ्य को दो तरीके से समझिए आप। विवादक तथ्य का एक स्पष्टीकरण है, एक उसका खुद का खंड है, एक तो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन को क्या कह रहे हैं, ये पहले तो कह रहे हैं ऐसा कोई भी तथ्य आता है जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध से किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के जिसका किसी बात या कार्रवाई में दृढ़ कथन किया गया है या उससे इनकार किया गया है। अब मान लीजिए किसी बात या कार्रवाई में कोई अधिकार, दायित्व या नियोक्ता का या तो दृढ़ कथन कर दिया या इनकार कर दिया गया, तो ये दृढ़ कथन और इनकार, अधिकार, दायित्व, नियोक्ता का जो अधिकार, दृढ़ कथन और वो है, ये दोनों चीज़ें की गई हैं, ये विवादक तथ्य हैं। इसके साथ ही अगर इनके प्रकृति अस्तित्व, अनअस्तित्व, प्रकृति या उत्पत्ति अवश्यमेव होती है, अवश्यमेव होती है, तो ये दृढ़ कथन है। क्या है, दृढ़ कथन। अब क्या है, कोई विवादक तथ्य है अगर उसका अब न्यायालय क्या कर रहा है, न्यायालय ये कर रहा है जो विवादक तथ्य है उसका अभिलेखन न्यायालय सिविल प्रक्रिया से संबंधित विधि के उपबंधों के अधीन कर रहा है। किसके अधीन कर रहा है, सिविल प्रक्रिया से संबंधित तो एक विधि है और उसके उपबंधों के अधीन उसे अभिलिखित करता है। तो उसके प्रति उत्तर में जिस कथन का दृढ़ कथन किया जाएगा वह कथन, और या इनकार किया जाएगा वह कथन, ये दोनों विवादक तथ्य हो सकेंगे। जिसका दृढ़ कथन किया जाएगा वह भी और जिसका इनकार किया जाएगा वह भी, दोनों, ये स्पष्टीकरण से पता चलता है ये दोनों भी विवादक तथ्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दृष्टांत दिए गए हैं, इस दृष्टांत की जरिए हम इस धारा को और गौर से समझने की कोशिश करेंगे और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, खा की हत्या का, ये है खा नाम का व्यक्ति, कौन है, खा। इसका खा का मतलब क्या हुआ, खा का मतलब मेरे हिसाब से मान लीजिए खेमपाल, क्या नाम है इसका, ये खेमपाल था। क्या था, खेमपाल, ये खेमपाल नाम का व्यक्ति था। खेमपाल की हत्या हो गई, इसकी क्या हो गई, हत्या, खेमपाल की हत्या हो गई और इसकी जिम्मेदारी किसके पास आ गई, बेचारे का के पास। और ये का मतलब क्या है, कुंवरपाल, यानी खेमपाल की हत्या की गई और इसके लिए अभियुक्त कौन है, कुंवरपाल। आरोप किस पे लगा इसका, कुंवरपाल पे। अब क्या हुआ, इसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद हो सकेंगे। इसके मामले में कौन कौन से तथ्य विवाद हो सकेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको होना चाहिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तथ्य क्या है, फिर विवाद्य तथ्य क्या है। अगर कोई विवाद्य तथ्य क्या होता है, इसके देखिए क्या कह रहा है, विवादक तथ्य कौन कौन से होते हैं। यह है कि का ने खा की मृत्यु कारित की, पहली बात तो यह है कि उस पर आरोप लगाया गया, तो पहला विवादक तथ्य तो यही है कि क्या का ने खा की मृत्यु की, बेचारे कुंवरपाल ने खा को मारा, हत्या की है कुंवरपाल ने, मृत्यु की है, यही एक विवादक तथ्य है। दूसरा विवादक तथ्य क्या है, ये कि कुंवरपाल का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था, ये विवादक तथ्य है। इसमें कौन कौन से विवादक तथ्य हैं, पहला तो ये है कि क्या उसने उसकी हत्या की है या नहीं की है, ये विवादक तथ्य है। दूसरी चीज़ है, अगर उसने उसकी हत्या की है तो उसकी इंटेंशन उसकी हत्या करने की थी। अगर मान लीजिए उसने उसकी हत्या की है तो क्या उसकी इंटेंशन थी उसकी हत्या करने की, नहीं थी। अगर थी तो ठीक है, अगर नहीं थी तब भी ठीक है। आगे क्या है, अगला आता है ये कि कुंवरपाल को खेमपाल से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। एक और इसमें विवादक तथ्य है, क्या ऐसा हुआ था कि कोई जो खेमपाल व्यक्ति था जो मारा गया, उसने हत्या करने वाले को गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था और इस तरीके से उसने एकदम गुस्से में आके उसकी हत्या कारित कर दी।
ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये विवादक तथ्य है, ये विवादक तथ्य है। एक और अगला तथ्य है ये कि खेमपाल की मृत्यु कारित करते समय का विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ। ये कह रहे हैं कि जब खेमपाल की मृत्यु कारित की गई थी तब कुंवरपाल जो था, यानी खेमपाल की जब हत्या हुई थी तब कुंवरपाल का जो दिमाग की स्थिति थी वह ऐसी नहीं थी, ताकि ऐसी नहीं, ठीक नहीं थी। वह ये नहीं समझ सकता था कि वह जो कुछ कर रहा है वह ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर वह ये नहीं समझ सकता था कि वह जो कुछ कर रहा है वह गलत है, तो ये भी एक प्रकृति है, ये भी एक विवादक तथ्य है। क्या है? विवादक तथ्य। यानी कितने हुए विवादक तथ्य इसमें? इसमें तो कुल 4 विवादक तथ्य हुए। पहला तो यही हुआ, क्या उसने उसकी हत्या की है, कुंवरपाल ने उसको मारा है। दूसरी बात ये हुई, क्या उसका मारने का आशय भी था, उसकी इंटेंशन थी ऐसी। तीसरा ये हो गया, क्या उसे उसको गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, यानी उसे कुंवरपाल ने को गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था। तीसरा क्या हो गया? तीसरा ये हो गया बेटे, तीसरा क्या होगा? तीसरा भाई ये हो गया कि तीसरा क्या होगा? तीसरा ये हो गया, क्या उसकी चित्त विकृति के कारण, चित्त विकृत, उस टाइम पे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये भी एक विवादक तथ्य है। और इन चारों तथ्यों को, विवादक तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो तथ्य है, उपधारणा कर सकेगा। कौन सा तथ्य है? उपधारणा कर सकेगा। इसका क्या मतलब होता है? जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा। अगर इस अधिनियम द्वारा ये जहाँ कहीं भी ये उपबंध कर दिया है, ये लिख दिया है इस अधिनियम ने कि न्यायालय इस तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ क्या होगा? वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा। अब मान लीजिए अधिनियम में लिख दिया है कि इस तथ्य की न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय के पास विकल्प होगा। अगर वह चाहे तो उसे साबित हुआ मान ले, चाहे न्यायालय दूसरा और फिर क्या कर सकता है, या ना साबित, या न्यायालय क्या करेगा? साबित हुआ मान सकेगा, जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा, कर सकेगा। 3 बातें हैं। अगर 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात, दोबारा से पहली बात क्या है? पहली बात तो ये है, देखिए, जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा ये उपबंधित है कि न्यायालय किसी बात की उपधारणा कर सकेगा। अगर न्यायालय ये है कि उपधारणा कर सकेगा, तो न्यायालय क्या करेगा कि उस चीज़ को साबित हुआ मान सकेगा। न्यायालय के पास 3 विकल्प होंगे, या तो न्यायालय उसे साबित हुआ मान ले, या न्यायालय उसके सबूत की मांग कर ले, और ऐसा कब करेगा? या उसे ना साबित कर दिया जाए, जब तक कि उसे ना साबित नहीं कर दिया जाता। ये क्या कह रहे हैं? साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता। यानी अगर देखिए क्या है, अगर कोई अधिनियम है, कोई बात है, और उस बात के विषय में ये कह दिया गया है कि इसे उपधारणा के साथ ये माना गया है कि ना साबित माना गया है। कैसे माना गया है? उपधारणा। तो उपधारणा कर सकेगा, अधिनियम ने लिख दिया इस बात को कि ये उपधारणा कर सकेगा, तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय उसे साबित मान लेगा। लेकिन साबित कब नहीं मान लेगा? साबित मान लिया न्यायालय ने, लेकिन अगर दूसरा पक्ष चाहे तो दूसरा पक्ष उसे ना साबित कर सकता है, नाविस, और उसने अगर उसे ना साबित कर दिया तो न्यायालय फिर वो ना साबित माना जाएगा। अगर उसने वो ना साबित नहीं किया है तब तक साबित मान सकेगा, या फिर क्या कर सकेगा, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। या न्यायालय के पास एक विकल्प और भी है, वह उसके जो एविडेंस है उसकी मांग कर सकेगा, उसके लिए साक्ष्य मांग सकेगा, सबूत की मांग कर सकेगा। न्यायालय के पास 2 चीज़ें थी, या तो वह उस तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा, जब तक कि वह साबित नहीं किया जाता। जब तक कि वह साबित नहीं किया जाता। अगर एक बात पे बात हो रही है कि
उपधारण आगे बढ़ते हैं, आगे जब आएगा चीज़ें तब देखने की कोशिश करेंगे। अगली चीज़ क्या है, साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ का क्या मतलब है, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया है और ना तो ना साबित। अब कोई बात ऐसी है ना तो वह साबित भई है अब तक और ना ही ना साबित भई है, तो उसे क्या कहेंगे, ना तो साबित हुई ना ही ना साबित हुई, तो इसे कहते हैं साबित नहीं हुआ। इसके लिए क्या कहेंगे, साबित नहीं हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि साबित कोई चीज़ साबित नहीं हुआ ये कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया अब तक ना तो वह साबित भई है और ना ही ना साबित भी नहीं हुई है। तो कोई कह रहा है साबित नहीं हुई है, फिर ना साबित हो गई, ना साबित भी नहीं हुई है, तभी कहते हैं उसके लिए कि वह साबित नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। साबित, अगला जो शब्द या पद जिसे परिभाषित किया गया है वह है साबित। साबित क्या है, साबित है क्या, अब साबित क्या है, अगर कोई तथ्य है और उसके संबंध में न्यायालय विचार कर रहा है और विचार करने के बाद न्यायालय ये मान ले कि उस तथ्य का अस्तित्व है, तो उसे साबित हुआ माना जाएगा, तो उसे साबित हुआ माना जाएगा। अगर न्यायालय साबित हुआ मान ले तो वह उसे साबित हुआ माना जाएगा। अगर न्यायालय विचार करने के बाद ये माने या उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी हैं और जो उसकी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन ऐसी है कि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे काम करेगा कि भैया वो चीज़ है, तो अब भी उसे साबित हुआ माना जाएगा। दो कंडीशनें होती हैं साबित और ना साबित में, एक तो न्यायालय उसका अस्तित्व को मान ले, दूसरा कोई सामान्य ज्ञान का व्यक्ति भी इस प्रकार कार्य करे कि या तो उसका अस्तित्व मान ले वो या ना माने। अगर वो मान लेता है तो वह साबित हुआ माना जाता है, अगर नहीं मानता है तो ना साबित माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले तथ्य जिसकी हम बात करते हैं वह है सुसंगत तथ्य। क्या है, अगला तथ्य सुसंगत तथ्य है। सुसंगत का क्या मतलब है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबंध हो। मान लीजिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये एक तथ्य है, ये एक तथ्य है, ये क्या है, ये एक तथ्य है। अब ये है एक्ट, ये है एक्ट, इस एक्ट में कुछ सुसंगति से संबंधित कुछ हैं, सुसंगति से संबंधित ये धाराएं, इन धाराओं में बताया गया है कि ये कैसे तथ्य सुसंगत हैं। अगर ये तथ्य इन दोनों तथ्यों में इन धाराओं के अधीन किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं तो ये तथ्य सुसंगत हैं, ये तथ्य सुसंगत हैं। अगर दो तथ्य हैं दोनों एक दूसरे से अगर इन धाराओं में उपबंधित किसी भी प्रकार से संबंधित हैं, सुसंगति से संबंधित, तो वह सुसंगत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है उपधारणा करेगा। अगली शब्द क्या है, उपधारणा करेगा। इसका क्या मतलब है, उपधारणा करेगा। अगली बात आती है उपधारणा करेगा। क्या है उपधारणा करेगा और क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा ये विनिर्दिष्ट है या निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता। यानी उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा में अंतर है। क्या अंतर है बताओ आप, मैं बता देता हूँ। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा ये निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, अगर न्यायालय को ये बात कही गई है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा। यहाँ तो कह रहा है यहाँ साबित मानेगा, लेकिन वहाँ कहा गया था कि उस तथ्य को साबित मान सकेगा, साबित मान सकेगा।
कब तक साबित मान, यहाँ साबित मानेगा जब तक उसे नासाबित नहीं किया जाता, नासाबित नहीं किया जाता। यदि उसके लिए साबित न्यायालय ने मान लिया लेकिन उसके लिए नासाबित किया जा सकता है, उसे भी नासाबित किया जा सकता है, लेकिन वहाँ न्यायालय उसे साबित मान भी सकता था, मान सकता है, लेकिन अगर नहीं मानता है तो वह ये भी कह सकता है कि भैया सबूत दो, क्यों मानूं मैं इसे साबित। लेकिन यहाँ न्यायालय अगर वो नासाबित नहीं किया जाता है तो उसके लिए न्यायालय हमेशा साबित मानेगा, यहाँ पे हमेशा साबित मानेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम धारा 2 के खंड 2 पे पहुंच गए हैं, धारा 2 के खंड 2 पे पहुंच गए हैं। हमने पहले ही आपको बताया था कि इस धारा के 2 खंड हैं। पहले खंड में तो इन 12 शब्दों को परिभाषित किया गया है, दूसरे खंड में कुछ बताया गया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रयोग किए गए हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है, फिर परिभाषित ही नहीं है और प्रयोग कर लिया है तो उन्हें किस अर्थ में प्रयोग करें, हम किस अर्थ में माने, उनका क्या अर्थ माने। तो इसका जवाब ये है कि ये है प्रौद्योगिकी, भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020। क्या है ये? भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 है। उसके साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ये 3 एक्ट हैं। अगर वही शब्द इन तीनों अधिनियमों में परिभाषित किया गया है तो जिस अर्थ में वह इन तीनों अधिनियमों में परिभाषित किया गया है ऐसा माना जाएगा कि वह उसी अर्थ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रयोग किया गया है। आप समझ गए अब बात को? यानी वहाँ बेचारे को उसे प्रयोग तो किया गया था लेकिन परिभाषित नहीं था, लेकिन यहाँ उसे परिभाषित किया गया है इन तीनों एक्टों में। तो जिन एक्टों में जिन रूप में उसे परिभाषित किया गया है ऐसा माना जाएगा कि उसी रूप में वह उस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसका आज भाग 1 पूरा देख लिया। अब हम इसकी जो सुसंगति से संबंधित चैप्टर हैं, लगभग धारा 3 से लेके 15 तक की या 14 तक की धाराएं हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। ठीक है।